फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अब हम इस वीडियो के पार्ट 3 में ये पढ़ेंगे कि फ्रांस में मोनार्की का एंड अर्थात राजशाही का अंत कैसे हुआ। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमने पढ़ा था पिछले सेशंस में कि लुइस ने कह दिया था कि नेशनल असेंबली उसकी पावर्स को चेक करेगी, पर वो अंदर से ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए वो क्या कर रहा था, जो पर्शिया के राजा था उसके साथ सीक्रेट मीटिंग्स कर रहा था। पर्शिया के राजा के साथ सीक्रेट मीटिंग्स कर रहा था। तो और आसपास के जो फ्रांस के आसपास के देश थे ना, वो फ्रांस की स्थिति को लेकर काफ़ी चिंतित थे। उनको बहुत फ्रांस को स्थिति को लेकर वो बहुत टेंशन में थे। ऐसा क्यों था, इसको समझते हैं। अभी फ्रांस में जैसे चीज़ें हो रही थी, उसका प्रभाव आसपास के देशों पर ना पड़े। उसका प्रभाव अगर आसपास के देशों पर पड़ता है तो उनके देश में भी मोनार्की का, राजशाही का अंत हो सकता है। इसलिए उधर के जो राजा थे वो परेशान थे, और उन्होंने इसी परेशानी को देखते हुए जो फ्रांस में अपनी सेना भेजने के बारे में सोचा। फ्रांस में अपनी सेना भेजने के बारे में सोचा, पर नेशनल असेंबली ने एक कदम आगे की सोचकर 1792 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर करवा दी, वोटिंग डलवा के वॉर का अनाउंसमेंट कर दी। और इस जंग को लोगों की राजाओं और ऑटोक्रेसीज एक तंत्र के खिलाफ माना गया है। इस जंग को लोगों की राजाओं एंड ऑटोक्रेसीज एक तंत्र के खिलाफ माना गया है। ऑटोक्रेसी का मतलब है एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक व्यक्ति, एक पर्सन, सिंगल पर्सन सब पावर्स को हेल्ड करता है। एक सिंगल पर्सन के पास सब पावर्स होती है। अभी जो लोग थे ना फ्रांस के, वो क्रांति के समय काफ़ी देशभक्ति के गीत लिखा करते थे। वो जो क्रांति करते थे उस समय काफ़ी देशभक्ति के गीत लिखा करते थे, और उसमें से एक देशभक्ति का गीत था मर्सिडीज, जो फ्रांस का बाद में राष्ट्रगान बना, नेशनल एंथम बना फ्रांस का। उसे रोजर डेल्सा ने लिखा था, और ये पहली बार तब गाया गया था जब लोग जब लोग पेरिस में बेस्टाइल के किले की ओर मार्च कर रहे थे। अब लोगों को नेशनल असेंबली के आने के बाद क्या महसूस होने लग गया था कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो नया संविधान बना है, उसमें तो सिर्फ अमीर वर्ग है उसी को फ़ायदा हुआ है। जो गरीब वर्ग है उसको तो वो तो पहले जैसे ही हैं। जो अमीर वर्ग है सिर्फ उसी को फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि अब हमें इस क्रांति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी इस क्रांति को आगे बढ़ाना होगा। तो उस समय फ्रांस में कई राजनीतिक क्लब उभर कर आ रहे थे। फ्रांस में काफ़ी पॉलिटिकल क्लब्स आ रहे थे नए। उनमें से सबसे प्रसिद्ध क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। जैकोबिन क्लब में ज़्यादातर पुअर लोग, गरीब लोग हुआ करते थे, जैसे कि शॉपकीपर्स जो शॉप को संभालते थे, शू मेकर्स जूते बनाने वाले, वॉच मेकर्स जो घड़ियाँ बनाते थे, डेली वेज लेबरर्स जो जिनको दिन भर दिन तनख्वाह मिलती थी, जो वेजेस मिलती थी, मतलब गरीब लोग हुआ करते थे। तो उसमें उनके जो जैकोबिन क्लब के लोग उस समय लंबी स्ट्रिप्स वाले पैंट्स पहना करते थे, क्योंकि वे अपने आप को फैशनेबल सोसाइटी है उससे अलग दिखाना चाहते थे। और ख़ासकर अभी आप इसी पिक्चर को देख सकते हैं। इस पिक्चर में ये जो है जैकोबिन्स क्लब का मेंबर है, तो इसकी पैंट को देखिए, लॉन्ग स्ट्रिप्ड पैंट्स हैं। ये लॉन्ग स्ट्रिप्ड पैंट्स पहना करते थे। अब जो जैकोबिन्स क्लब के मेंबर थे उनको सैंस क्यूलोट्स भी जाना लग गया था, जाने लग गए थे, क्योंकि वे लंबी स्ट्रिप्स वाली पैंट पहना करते थे। और जो सैंस क्यूलोट्स के जो आदमी थे वो रेड कैप भी डाला करते थे। किसके लिए, किस चीज़ को दर्शाने के लिए? लिबर्टी को, अपनी आज़ादी को दर्शाने के लिए रेड कैप भी डाला करते थे। और समर में इन 1792 की समर में जैकोबिन्स क्लब ने अपने सदस्यों के साथ मिलकर एक विद्रोह करने का प्लान बनाया। उन्होंने 10 अगस्त की सुबह ट्यूलरीज के किले पर हमला कर दिया, और राजा के गार्ड्स थे उनको मार दिया और राजा को बंदी बना लिया। फिर उन्होंने वोटिंग करवाकर राजा को कैद कर लिया। अब राजा को बंदी बनाने के बाद एक नई असेंबली के लिए वोटिंग हुई। अब इस बार वोटिंग में 21 साल के बड़े सभी मेन एंड वुमेन को वोटिंग करने का अधिकार मिला।
और नई असेंबली बनने के बाद 21 सितंबर 1792 में फ्रांस में मोनार्की राजशाही का अंत हो गया और फ्रांस रिपब्लिक गणतंत्र बन गया। अब रिपब्लिक एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, मतलब इलेक्शंस के ज़रिए चुने जाते हैं। अब लुई 16 के बाद फ्रांस पर रॉब्सपायर ने राज किया। जो जैकोबिन क्लब का लीडर था रॉब्सपायर, उसने फ्रांस पर राज किया और उसके राज को आतंक का समय, द रेन ऑफ टेरर बोला गया है। उसके जो राज था 1793 से लेकर 1794 को आतंक का समय कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि रॉब्सपायर उस समय गंभीर पॉलिसीज़ और कड़ी सज़ा दिया करता था। जो भी लोग उसको लगता था कि उसके राज की बाधा बन रहे हैं, चाहे वे नोबल्स हों, क्लर्जी हो या उसकी खुद की पार्टी के सदस्य हों, वे उन्हें अरेस्ट करवा देता था और बाद में कोर्ट में गिल्टी पाने पर, अपराधी पाने पर उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता था। और उस समय लोगों को मृत्युदंड फांसी से नहीं दिया जाता था, उस समय लोगों का सिर कलम कर दिया जाता था। और एक डिवाइस थी गिलोटिन, जिसको डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था, उससे उनका सिर कलम कर दिया जाता था। अब रॉब्सपायर की गवर्नमेंट ने आने के बाद बहुत नए लॉज बनाए, लॉज उन्होंने नए बनाए, जैसे कि उसने मज़दूरों और कीमतों पर अधिकतम सीमा लगा दी। मज़दूरों और जो कीमत होती थी, सामान की कीमत, उस पर अधिकतम सबसे अधिक सीमा लगा दी। मीट और ब्रेड पर उसने अपना कंट्रोल कर लिया। किसानों को मजबूर किया गया कि गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड कीमतों पर ग्रेन बेचेंगे। सबसे महंगे सफ़ेद आटे को छुपा लिया गया। सब नागरिकों को पेन डेगलेट इक्वालिटी ब्रेड, जिसको समानता की जो ब्रेड होती थी वो कहा जाता था, वो खाने के लिए कहा गया। बोलचाल से समानता लाने का प्रयास किया गया। जैसे कि पहले जो फ्रांस के जो मेन एंड वुमेन होते थे उनको मंस्यूर और मैडम कहा जाता था, पर उनको सेम दिखाने के लिए बाद में सिटोयन और सिटोयनी कहा गया। और उसने चर्चिस को बंद करवा दिया, जो चर्चिस थे उसको बंद करवा दिया। और उन्होंने उसकी जगह जो उनकी जो बिल्डिंग्स थी उधर बैरक्स, जो आर्मी के जो बैरक्स होते हैं वो बना दिए और ऑफिसेस बना दिए। और इतना कुछ करने के बाद 1794 जुलाई में कोर्ट में उसको पेश किया गया और उसे अपराधी माना गया और उसके बाद उसका भी सिर कलम कर दिया गया गिलोटिन नाम के डिवाइस से। अब रॉब्सपायर की गवर्नमेंट के बाद अमीर मिडिल क्लास लोग, जिनके पास थोड़े पैसे होते थे, उनको अपने हाथ में पावर लेने का मौका मिला, मतलब उनको अब राज करने का मौका मिला। फिर उसके बाद एक नया संविधान लागू हुआ जिसके तहत सोसाइटी के उन लोगों को भी वोट डालने का मौका मिला जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती थी। अब किसी एक व्यक्ति के हाथ में सब पावर देने की बजाय दो जो मेन ऑर्गन्स थे उनको चुना गया। जो एक था उनमें से लेजिस्लेटिव और दूसरा था डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स होते थे, एग्जीक्यूटिव के 5 मेंबर्स होते थे। पर जो डायरेक्टरी के जो मेंबर्स थे वो लेजिस्लेटिव के मेंबर्स के साथ अक्सर लड़ लिया करते थे, मतलब उनके अंदर झगड़ा होता रहता था। और इसी लड़ाई में कभी कभी डायरेक्टरी जो लेजिस्लेटिव थी उसको डिसमिस कर देती थी, इससे क्या हुआ, फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, मतलब राजनीतिक अस्थिरता आई। उधर जो पार्टी थी वो राज अच्छी तरह नहीं कर पा रही थी, जिससे क्या एक के बाद एक पार्टीज आ रही थी। और ये सब सिचुएशन बनी, ये नेपोलियन बोनापार्ट के लिए बहुत अच्छी थी। और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में राज किया। इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। होप आप सबको ये सब कुछ समझ आ गया हो और आप इस वीडियो का अगला पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।